एंड कंप्लीट पीसीएम स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 7 का साइंस चालू करने वाले हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 8 चालू करेंगे। चैप्टर 8 का नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। तो ये सीटेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो इसमें 8.1 में हमें पढ़ना है वायु दाब डालती है। क्या वायु दाब डालती है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 8.2 में पढ़ना हम लोगों को पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है 8.3 में पढ़ेंगे गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे 8.4 में जानेंगे पवन धाराएं पृथ्वी के आसपास असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा, जो इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 8.5 में पढ़ना है हम लोगों को 8.5 में पढ़ना है त्वरित झांझा और चक्रवात, ठीक है। उसके बाद 8.6 में पढ़ना है चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है 8.7 में पढ़ना है प्रभावी सुरक्षा उपाय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 8.8 में पढ़ना है उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। तो जो उन्नत प्रौद्योगिकी होती है वो सहायक सिद्ध हुई है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कोई भी प्राकृतिक आपदा के पूर्व जानकारी मिल जाती है उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब इसमें कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ है, तो इस चैप्टर का मैंने एक हैंड रिटेन नोट्स बनाया है जो इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है, ठीक है। तो चलते हैं उस नोट्स में, ठीक है। तो ये जो नोट्स है टू पेज है इसमें, ठीक है। तो पहला है 8.1 में वायु दाब डालती है। तो हमारे आसपास की वायु दाब डालती है। जैसे वायु दाब के कारण जो पतंग उड़ाने में याद रखिएगा, जो पतंग उड़ता है वो वायु के दाब के कारण ही उड़ता है, ठीक है। साइकिल के ट्यूब में हवा का दाब, यानी कि जो ट्यूब होता है उसमें किस चीज़ का दाब होता है, हवा का दाब होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे हवा के विपरीत दिशा में चलना कठिनाई का अनुभव होता है, ठीक है। ये तो सही बात है, क्योंकि हम लोग दैनिक जीवन में ये होता ही रहता है कि अगर हवा जिधर बढ़ रहा है उसके विपरीत दिशा में हम लोग चले तो हमें कठिनाई होगा साइकिल चलाने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बैलून में हवा का दाब। तो जो बैलून होता है वो उसका चदरा बढ़ते ही जाता है, जैसे जैसे उसमें हवा भरते हैं वैसे वैसे उसके चदरा का विस्तार होते ही जाता है, क्योंकि उस पर वायु का दाब बढ़ता ही जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गतिशील वायु को हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। गतिशील जो वायु होता है वो पवन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद 8.2 में पढ़ना है पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाती है। तो इसमें जान लेते हैं जिस स्थान पर पवन का वेग अधिक होता है उस स्थान का वायु दाब आसपास के स्थान के सापेक्ष वायु दाब घट जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जहाँ वायु का दाब अधिक होता है, जहाँ पर वायु का वेग अधिक होता है, यानी हवा पवन का जहाँ वेग अधिक होगा वहाँ पर वायु दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। इस चीज़ को हम लोग प्रयोग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रयोग दिखाया हुआ है इसमें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक
एक बालक है जो एक कागज़ का टुकड़ा बोतल में रखा हुआ है, ठीक है। और जब वो बालक उस कागज़ के टुकड़े पर फूंकेगा यानी कि वायु का दाब डालेगा, तो वो ये कागज़ थोड़े देर के लिए अंदर जाएगी फिर बाहर निकल जाएगी। इसका कारण ये है कि वहाँ का जो दाब होता है, वहाँ का जो दाब होता है वो क्या होता है फ्रेंड, घट जाता है। वहाँ का पवन का वेग तो वहाँ पर अधिक होता है, लेकिन उस स्थान का वायु दाब क्या हो जाता है, तो घट जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड उसके बाद है गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। यानी जब हम वायु को गर्म करेंगे तो क्या होता है फ्रेंड, गर्म वायु अधिक स्थान ग्रहण करता है और गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है, हल्की होती है। आप देखते हैं जैसे बैलून होता है, बैलून को आप धूप में रख दीजिएगा तो उसमें जो वायु होता है उसका प्रसार बढ़ता है, वो उसका आयतन बढ़ता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे प्रसार होना चालू हो जाता है। बैलून कुछ समय के बाद फट जाता है। तो गर्म स्थान पर अगर हम लोग बैलून रखते हैं तो ज़्यादा समय तक नहीं चलता, क्योंकि उसमें जो मौजूद वायु होता है उसका प्रसार होने लगता है, वो अधिक स्थान घेरने लगता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पवन धाराएँ पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। तो इसको समझ लेते हैं बारी बारी से। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। तो यानी भूमध्य रेखा के पास जितनी भी क्षेत्र होती है, सूर्य की क्या होती है, अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। यानी कि जिसके कारण इन क्षेत्रों के जो पृथ्वी के निकट का सतह होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह जो क्षेत्र होता है वो सूर्य के क्या होता है, सामने। यानी भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो किसके सामने होता है, सूर्य के सामने होता है, जिसके कारण सूर्य की अधिक ऊष्मा उस क्षेत्र में आपतित होती है। उसके बाद है ध्रुवों के आसपास क्षेत्र क्या होता है, ठंडा होता है। तो दो चीज़ समझ में आ गया कि भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र क्या होता है, गर्म होता है। ध्रुव के आसपास के क्षेत्र क्या होता है, ठंडा होता है। उसके बाद है इसमें ग्रीष्म काल में थल का तापमान समुद्र जल की अपेक्षा अधिक रहती है। यानी गर्मी के समय में जो थल का यानी जो ज़मीन का तापमान होता है वो समुद्री जल की अपेक्षा क्या होता है जी, अधिक रहता है। जिसके कारण क्या होता है इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यानी जो हवा का दिशा होता है, जिसके कारण पवन से यानी कि पवन समुद्र से किधर जाता है, थल की ओर बहती है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और शीतल काल यानी सर्दियों में इसका उल्टा होता है, पवन का प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है। अगर ठंडी का समय का बात करें तो उसमें जो पवन के प्रवाह का दिशा होता है उल्टा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ ऋतु है। ठीक है, तो जो मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऋतु। मौसम से हुआ है जिसका अर्थ ऋतु होता है। और नोट यहाँ पर दो नोट दिया है, उसको समझ लेते हैं। पहला नोट है ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होती है। तो ग्रीष्म काल में जो मानसून की दिशा होती है वो दक्षिण से पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, उसके बाद अगला नोट है गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है। तो जो गर्म मानसून होती है अपने साथ क्या लेकर आती है, पवन के साथ जलवाष्प लाती है, जिससे क्या होता है फ्रेंड, जिससे वर्षा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरित, झांझा और चक्रवात गिरती हुई जल की बूंदों और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली तरित उत्पन्न होती है। बिजली अर्थात तरित उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब है गिरती हुई जल यानी कि वर्षा के जब बूंद नीचे की ओर आता है, ठीक उसी समय वायु का वेग
त्रिवेग से वायु कहाँ जाता है, ऊपर की दिशा में होता है, जिसके कारण इनकी परस्पर क्रिया होती है। उस परस्पर क्रिया के फलस्वरूप ही बिजली यानी त्वरित की उत्पत्ति होती है। ये समझ में आ गया। और इसके साथ क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, त्वरित झंझावात कहते हैं, त्वरित झंझावात कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फ्रेंड, उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से ही चक्रवात की उत्पत्ति है। यानी कि उच्च वेग की पवन और वायु दाब के बीच जब अंतर होता है तब क्या चीज़ की उत्पत्ति होती है फ्रेंड, चक्रवात की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 8.6 में है, चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। ठीक है, तो चक्रवात के कारण समुद्र में जल की ऊपर उठती विशाल लहरें, यानी जब चक्रवात आता है तो समुद्र में जल की जो लहरें होती है ऊपर की ओर उठने लगती है। ठीक है, उसके बाद अगला है टोर्नेडो। टोर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होता है। यानी टोर्नेडो क्या होता है फ्रेंड, ये एक बादल होता है जो इसकी आकृति कैसा होता है, कीपाकार होता है, जो लगभग 300 किलोमीटर के वेग से गति कर विनाश का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये भी बहुत यहाँ पर आ जाता है फ्रेंड, टोर्नेडो के बारे में आ जाता है। ये क्या है, बादल है, तारा है, ये बहुत तरह से पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये क्या है, बादल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फ्रेंड, प्रभावी सुरक्षा उपाय। हमें अनिवार्य घरेलू सामान, पालतू पशु और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। तो यानी जब इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा घटती है तो उस समय इस तरह की प्रक्रिया हम लोगों को सबसे पहले करनी चाहिए। जो सामान है या पालतू पशु है या वाहन है, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8.8 में दिया है, उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। तो जो उन्नत प्रौद्योगिकी है वो हमारे लिए क्या हुई है फ्रेंड, सहायक सिद्ध हुई है। क्यों, जैसे समझ सकते हैं कि उपग्रहों, राडार जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। तो समझ जाइए कि जो उन्नत प्रौद्योगिकी है जिसके कारण आज हम लोग चक्रवात को पहले ही मॉनिटर कर लेते हैं, पहले पूर्व जानकारी कर लेते हैं कि चक्रवात इतने दिनों में, इतने घंटे में आ जाएगा, जिसके कारण आज हम लोग सतर्क हो जाते हैं उससे पहले। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड, वेग की माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। तो वेग की माप करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, वायुमापी कहते हैं। नेक्स्ट है, मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका गठन 1875 में हुआ है। चक्रवात आने वाले स्थान चेन्नई, बेंगलुरु, पुरी है। ये सब जो स्थान है जहाँ पर चक्रवात आने की संभावना अधिक होती है, जैसे चेन्नई है, बेंगलुरु है, पुरी है। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। तो याद रखना फ्रेंड, ठंडी के समय में जो पवन का दिशा होता है वो थल से किधर होता है, सागर की ओर होता है। और माने गर्मियों के समय में का बात करें तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड, ये उल्टा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, उल्टा सागर से किधर हो जाता है, थल की ओर होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है।